कोशिला कुदरती तौर पर यह जानने के लिए बेकरार थी कि क्या ये हमारा मतलूबा आदमी ही था और क्या मैंने उस पर नाग देवता का मंत्र फूंक दिया है। वो अपने बाप से अलग होने के बहाने तलाश करने लगी थी। एक बार उसने बाप से कहा कि यहाँ फजा बड़ी बंद है, मैं बाहर जाऊंगी। जब बाप ने कहा कि अब आई हो तो दूसरे दहशतगर्द से भी बातचीत कर लो, सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा। दूसरा दहशतगर्द कोई भारतीय सिख था। कोशिला ने उससे यूं ही 1-2 बातें पूछी और अपने बाप से कहा, पिताजी यहाँ बाथरूम किस तरफ है? बाप ने कहा, ऊपर वाले कमरे में आ जाओ बेटी। मैंने बड़ी एहतियात के साथ कोशिश करके अपना छोटा सा सर कोशिला के ब्लाउज से थोड़ा सा ऊपर कर रखा था ताकि मैं देख सकूं कि कमांडो खालिद के तहखाने वाली कोठरी को यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है। मैं एक एक जीने और राहदारी को अपने जहन में बिठाता जा रहा था। हम लोग एक जीने पर से होकर ऊपर वाली मंजिल में आ गए। कोशिला का बाप एक कमरे में आकर कहने लगा, बेटी वो सामने जनाना बाथरूम है। कोशिला तेज तेज कदमों से बाथरूम में आ गई। अंदर आते ही उसने दरवाजे को चटखनी लगाई और चेहरा अपने ब्लाउज की तरफ झुकाकर बोली, महाराज क्या ये वही आदमी था? मैंने धीमी आवाज में कहा, कोशिला परलोक के सारे देवता तुम पर बड़े मेहरबान हैं। तीर ठीक निशाने पर लगा है। ये वही आदमी है जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी। कोशिला ने खुश होकर आहिस्ता से पूछा, महाराज आपने नाग देवता का मंत्र पढ़कर फूंक दिया ना? मैंने जवाब दिया, क्यों नहीं। मैंने उस आदमी को शनाख्त करने के फौरन बाद नाग देवता जी का खास मंत्र पढ़कर फूंक दिया था। कोशिला ने मुसरत भरे लहजे में कहा, हाँ महाराज अब हमारे घर पर आने वाली मुसीबत टल गई है ना? मैंने कहा, ये मैं तुम्हें घर चलकर बताऊंगा। दरअसल मुझे अभी कोशिला से काम लेना था क्योंकि CIA के हेडक्वार्टर में कमांडो खालिद की मौजूदगी साबित हो गई थी और मुझे उसे वहां से फरार करना था और कोशिला की मदद के बगैर कमांडो खालिद के फरार का कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता था। चुनाचे मैं उसको अपने हाथ में रखना चाहता था। कोशिला ने फिक्रमंद लहजे में पूछा, महाराज आप तो कहते थे कि मंत्र फूंकने के बाद हमारे परिवार पर आने वाली सारी मुसीबतें टल जाएंगी। मैंने कहा, ये मैं तुम्हें घर जाकर ही बता सकूंगा। कोशिला का बाप तो CIA हेडक्वार्टर में ही रहा। कोशिला अकेली रिक्शा लेकर घर आ गई। घर आते ही उसने अपनी माता को बताया कि पिताजी ने मुझे 2 आतंकवादियों से मिलाया है। माता जी, मुझे उनसे बातें करके बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। अब मेरा मजमून लोगों को बड़ा पसंद आएगा। उसकी माँ बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठने के बाद कोशिला धूप तापने के बहाने मुझे लेकर छत पर आ गई। छत पर आते ही वो चारपाई पर बैठ गई और मुझे ब्लाउज में से निकाल कर अपने सामने चारपाई पर रख दिया और हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। फिर बोली, महाराज मुझे बताएं कि अब क्या कसर बाकी रह गई है? मैं अपने परिवार अपने खानदान को आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, कोशिला मैंने तुम्हें बताया नहीं था? नाग देवता ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें ये आदमी मिल जाए जिसकी शक्ल मैंने तुम्हें दिखाई है तो उस पर मेरा खास मंत्र पढ़कर फूंक देना। जब तुम मंत्र फूंक चुकोगे तो वो आदमी उसके असर से 2-3 बार दाएं बाएं सर हिलाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो समझ लेना कि मेरे मंत्र का असर उस पर हो गया है। अगर उसने सर न हिलाया तो इसका मतलब होगा कि उस पर किसी दूसरे हमारे दुश्मन देवता का असर अभी बाकी है। समझ लेना कि कोशिला के परिवार पर आने वाली मुसीबत आधी खत्म हो गई है और आधी बाकी है। कोशिला के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नमूदार होने लगे थे। मैंने उसे कहा, जब मैंने नाग देवता का मंत्र उस आतंकवादी पर फूंका था तो ये देखकर मैं भी परेशान हो गया था कि उस शख्स ने 3 बार तो क्या 1 बार भी दाएं बाएं सर नहीं हिलाया था। इसका मतलब था कि उस पर नाग देवता के दुश्मन देवता का असर काफी गहरा और ताकतवर है। चुनाचे उस पर नाग देवता के मंत्र का आधा असर हुआ था। कोशिला ने परेशान होकर पूछा, महाराज अब क्या होगा? हमारी आधी मुसीबत कैसे खत्म होगी? मैंने कहा, इस बाबत मुझे नाग देवता से पूछना पड़ेगा। कोशिला ने इल्तिजा की, महाराज आप अभी नाग देवता जी से पूछ लें, वो जो हुक्म देंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैंने कहा, इसके लिए मुझे थोड़ी सी साधना करनी होगी, समाधि में जाना होगा। ये काम मैं रात के वक्त ही कर सकता हूँ जब चारों तरफ खामोशी होगी। कोशिला बोली, आप हुक्म करें महाराज। क्या मैं आपको रात के वक्त जब घर में सब सो रहे हों साथ लेकर छत पर आ जाऊं? मैं सर्दी में रात के वक्त छत पर नहीं जाना चाहता था। मुझे करना तो कुछ भी नहीं था। अभी मुझे खुद मालूम नहीं था कि ये लड़की कमांडो खालिद को फरार कराने में मेरी किस तरह मदद कर सकती है। मैंने कहा, नहीं रात के वक्त छत पर आने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करना कि रात के ठीक 12 बजे गुस्ल खाने में आ जाना। मैं वहीं ध्यान में जाकर नाग देवता जी को हाजिरी दूंगा और उनसे सारी बात मालूम कर लूंगा। कोशिला ने कहा, मैं आपके हुक्म पर अमल करूंगी महाराज। सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। कोशिला ने मुझे उठाकर जल्दी से अपने कपड़ों में छुपा लिया। नौकरानी छत
छत के दरवाजे में आकर कहने लगी, माता जी कहती हैं नीचे आकर भोजन कर लो। वो बोली, आ रही हूँ। कोशिला ने अपने सीने पर साड़ी को दुरुस्त करते हुए कहा और फिर चारपाई से उठी और नीचे उतर गई। मैंने बड़ी तेजी से गौर करना शुरू कर दिया कि मैं अपने मुजाहिद साथी कमांडो खालिद को दिल्ली पुलिस की अजियतनाक हिरासत से कैसे निजात दिला सकता हूँ। और इस सिलसिले में ये लड़की कोशिला जो CIA के इंस्पेक्टर की बेटी है मेरी क्या और कैसे मदद कर सकती है। मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे, कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। मैं अकेला सांप की शक्ल में ये काम सर अंजाम नहीं दे सकता था। एक ही तरीका काबिल अमल लग रहा था कि मैं कोशिला से कहूँ कि वो मुझे कमांडो खालिद के तहखाने को जाने वाली सीढ़ियों में छोड़ आए। मेरा ख्याल था कि मैं वहां छुपा रहूंगा क्योंकि मैंने देख लिया था कि तहखाने को जाती सीढ़ियों में थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाया हुआ था। जब कोशिला वापस चली गई तो मैं कमांडो खालिद की कोठरी के बाहर खड़े संतरी का काम तमाम कर दूंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कबाहत ये थी कि मैं संतरी को डस कर उसे अपने रास्ते से हटा सकता था, लेकिन उसकी पेटी से लगी हुई चाबी से तहखाने के दरवाजे का ताला नहीं खोल सकता था। एक सांप कैसे दरवाजे का ताला खोल सकता है? फिर सोचता कि जब कोशिला कोठरी से निकल रही होगी और संतरी ताला लगाने वाला होगा तो मैं उसे डसकर हलाक कर दूंगा और जल्दी से अंदर दाखिल हो जाऊंगा। लेकिन इस तरह कोशिला घबरा जाएगी। अगर मैंने उसे अपने एतमाद में लेते हुए बताया कि मैं संतरी को हलाक करने का इरादा रखता हूं, तो मेरे पास उसको कायल करने के वास्ते कोई दलील नहीं थी कि आखिर मैं एक बेगुनाह संतरी को क्यों मार रहा हूं। किसी वक्त सोचता कि मैं कोई ऐसी तरकीब लड़ाऊं कि कोशिला खुद कमांडो खालिद को CIA हेडक्वार्टर से बाहर ले आए, तो ये बात नामुमकिन लगती थी। काफी सोच विचार और गौर फिक्र करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे कोशिला की मदद से तहखाने की सीढ़ियों तक पहुंचकर वहां छुप जाना चाहिए। मैं कोशिला को ये नहीं कह सकता था कि वो मुझे कमांडो खालिद की कोठरी के अंदर छोड़ आए। ये काम मैं उससे आसानी से ले सकता था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि उसके जाते ही संतरी बाहर से दरवाजे को ताला लगा देता और मैं भी कमांडो खालिद के साथ कोठरी में बंद होकर रह जाता, क्योंकि मैं अंदर से बाहर आकर संतरी को हलाक नहीं कर सकता था। तहखाने की कोठरी का दरवाजा लोहे का था। जाहिर है उसमें कोई ऐसा सुराख नहीं था जिसमें से मैं गुजर कर बाहर सीढ़ियों में आ सकता। बेहतर यही था कि कोशिला की मदद से तहखाने की नीम रोशन सीढ़ियों में किसी जगह छुप कर बैठ जाऊं और ऐन उस वक्त संतरी को डस दूं जब वो दरवाजे पर ताला डाल रहा हो। लेकिन उस वक्त कोशिला भी मौजूद होगी। मैं उसकी मौजूदगी में ये काम नहीं कर सकता था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आ गया, क्यों ना मैं संतरी के साथ कोशिला को भी हलाक कर दूं। मेरे दिल ने कहा, नहीं, कोशिला एक मासूम और बेगुनाह लड़की है। एक मासूम लड़की को कत्ल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोशिला मेरी दुश्मन नहीं थी, वो मेरी जान नहीं लेना चाहती थी। बिजली की चमक की तरह मेरे जहन में एक और ख्याल लहरा गया। मुझे गुंथरनी ने एक बार बताया था कि अगर मैं चाहूं कि कोई मेरे जहर से हलाक ना हो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए, तो मुझे उसको इस तरह डसना होगा कि मेरे जहर की बड़ी थोड़ी सी मिकदार उसके जिस्म में दाखिल हो। मुझे याद है कि मैंने गुंथरनी से सवाल किया था, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किसी इंसान के जिस्म में सिर्फ उतना ही जहर दाखिल किया है जो उसको बेहोश कर दे। इसके जवाब में गुंथरनी ने मुझे कहा था कि याद रखो, अगर तुम किसी को डसकर मारना नहीं चाहते बल्कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश करना चाहते हो, तो तुम उसको इस तरह काटोगे कि तुम्हारे सिर्फ दांत उसके जिस्म में चुभेंगे। उसके फौरन बाद तुम अपना मुंह हटा लोगे। उस वक्त यही एक तरकीब मेरे लिए कारगर और काबिल अमल थी। उसके बाद मुझे कोशिला से भी जुदा हो जाना था। हकीकत यह है कि हालात के पेश नजर उसके बाद मुझे कोशिला की जरूरत भी नहीं थी। मैंने हर तरह गौर करके इस स्कीम को जहन में आखिरी शक्ल दे दी और मुतमईन होकर कोशिला के ब्लाउज में दब कर बैठा रहा। रात हो गई। कोशिला ने अपने पिताजी और माँ के साथ खाना खाया और गुस्ल खाने में हाथ धोने के लिए गई और मेरी तरफ झुक कर कहने लगी, महाराज, मैं अब रात के ठीक 12 बजे इस गुस्ल खाने में आपको ले आऊंगी। आप उस वक्त ध्यान में जाकर नाग देवता जी से दूसरा उपाय मालूम कीजिएगा। मैंने कहा, ठीक रात के 12 बजे आने की भी जरूरत नहीं है। जब घर वाले सो जाएं तो तुम रात के किसी भी वक्त मुझे लेकर यहाँ आ जाना। मैंने सारा मंसूबा जहन में तैयार कर लिया था। अब ये लड़की मुझे रात को गुस्ल खाने में ना भी लाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे अपनी बात निभानी थी और कोशिला पर यह असर डालना था कि मैं नाग देवता से मशवरा करने के बाद उसको वही कुछ बता रहा हूँ जो मुझे नाग देवता ने बताया है। रात को वो किसी वक्त उठकर गुस्ल खाने की तरफ चली। मैं जाग रहा था। गुस्ल खाने में जाकर उसने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और मुझे अपने ब्लाउज में से निकालकर उसने मुझे अपने माथे के साथ लगा लिया
और दोनों हाथों में लेकर बोली, महाराज समाधि लगाइए और नाग देवता जी से मेरी तरफ से भी प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे घर की बलाएं हमेशा के लिए दूर कर दें। मैंने कहा, मुझे सामने वाली कुर्सी पर बिठा दो। उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी पर बिठा दिया जो न जाने कब से वहां पड़ी थी। मैंने कहा, अब तुम खामोश रहना, मैं ज्ञान ध्यान करने लगा हूँ। मैंने अपनी गर्दन नीचे डाल दी। मुझे कुछ करना तो था नहीं, बस 1-1.5 मिनट ही गुजारना था। ये 1-1.5 मिनट मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा। हल्की सी फुनकार मारी और फन उठाकर धीमी आवाज में कोशिला से कहा, मैं नाग देवता के दरबार से हो आया हूँ, उनसे सारी बात कर ली है। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया है वो मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। बात लंबी है, तुमने गुस्ल खाने में ज्यादा देर लगा दी तो बाहर से कोई ना कोई आवाज दे देगा। उसने मुझे हथेली पर उठा लिया और आजिजी से कहा, महाराज मुझे कुछ तो बता दीजिए, नाग देवता ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है या नहीं? मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा कोशिला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम पर कोई आफत नहीं आ सकती, कल बाकी बातें होंगी। उसने मुझे ब्लाउज में छुपा लिया और यूं ही सिंक में दोबारा डोंगे से पानी गिराकर गुस्ल खाने से निकल गई। दूसरे रोज उससे कहां सब्र होता था। दिन निकलने के बाद जब उसका बाप थाने चला गया और उसने माता जी को भी नाश्ता करवा दिया तो मुझे लेकर ऊपर छत पर धूप में आ गई। यहाँ मैंने उसे बताया, कोशिला, जिस आदमी पर मैंने नाग देवता का मंत्र फूंका है उस पर एक बार फिर मंत्र फूंकना पड़ेगा। नाग देवता को जब मैंने बताया कि मेरे मंत्र फूंकने पर उसने सर नहीं हिलाया था तो देवता महाराज ने आंखें बंद कर लीं और कहा कि वो हमारे दुश्मन देवताओं का आदमी है। तब नाग देवता जी ने मुझे शिव जी महाराज का एक श्लोक बताया और कहा कि जा और उस आदमी पर ये श्लोक पढ़कर फूंक, तुम लोगों की सारी नहूसतें दूर हो जाएंगी और वो आदमी भी खत्म हो जाएगा। कोशिला बड़े गौर और इश्तियाक से मेरी बातें सुन रही थी। जब मैंने बात खत्म की तो वो उलझन में पड़ गई। कहने लगी, महाराज दूसरी बार पिताजी को लेकर वहां कैसे जाऊंगी? मैंने कहा, कोशिला बहन, ये तुम जानो, मैंने तो तुम्हारी खातिर और तुम्हारे घर बार की सलामती की खातिर जो कर सकता था कर दिया है। अब अगर तुम अपने घर की भलाई नहीं चाहती हो तो बेशक मुझे वहां न ले जाओ। वो फौरन हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं महाराज, ऐसा न कहें, मैं आपको वहां जरूर ले जाऊंगी, खा मुझे कुछ ही क्यों ना करना पड़े। मैंने उसे खबरदार करते हुए कहा, इस बार नाग देवता ने एक और शर्त भी लगा दी है। कोशिला मजीद घबरा सी गई। वो क्या महाराज? मैंने कहा, नाग देवता जी ने हिदायत की है कि इस बार जब मैं उस आदमी पर शिव जी महाराज का श्लोक पढ़कर फूंकूं तो वहां कोशिला के परिवार, उसके खानदान का कोई आदमी वहां मौजूद नहीं होना चाहिए। कोशिला सोच में पड़ गई। मैंने उसकी मुश्किल हल करते हुए और अपने मंसूबे की राह निकालते हुए कहा, तुम ऐसा करना कि जब हम लोग CIA के हेडक्वार्टर में तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगेंगे तो पिताजी से कह देना कि मैं मुजरिम से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने महसूस किया कि कोशिला के चेहरे पर जो फिक्रमंदी के असरात थे वो खत्म हो गए। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, महाराज मैं इस दफा पिताजी के बगैर अकेली ही वहां जाऊंगी। सबको मालूम है कि मैं CID इंस्पेक्टर लक्ष्मण दास भिंडारी की बेटी हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। और फिर एक बार मैं सबके सामने उस आदमी से मिल भी आई हूँ। कोशिला ने अपने साथ मेरा मसला भी हल कर दिया था। मैंने भी इत्मीनान का सांस लिया। मैंने कहा, लेकिन वहां तुम्हें सूरज देवता के गुरूब होने के बाद जाना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी महाराज के श्लोकों का असर सूरज देवता के गुरूब होने के बाद ज्यादा गहरा हो जाता है। दरअसल मैं अपनी आसानी के लिए ये कह रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि तहखाने के संतरी को हलाक करने के बाद अगर मैं कमांडो मंजर खालिद को वहां से निकलवाने में कामयाब हो जाता हूं तो ये फरार ऐसे वक्त में होना चाहिए जब शाम का अंधेरा छा चुका हो, ताकि हम इस अंधेरे में रूपोश हो सकें। कोशिला ने कुछ देर गौर किया, फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं, अगर ये जरूरी है तो मैं शाम को ही घर से निकलूंगी। मैं घर में कह दूंगी कि यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन है, वहां जा रही हूँ। मुझे कभी किसी ने वहां जाने से नहीं रोका। मैंने कहा, तो फिर ये काम आज शाम को ही हो जाना चाहिए, हमें ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उस आदमी को तफ्तीश के लिए दिल्ली से कहीं दूसरे शहर ले जाए, फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं महाराज, हम देर नहीं करेंगे, मैं आज शाम को ही आपको लेकर वहां पहुंच जाऊंगी। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही शाम पड़ी उसने अपनी माँ से कहा कि मैं कॉलेज के एक फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए महिला यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, बेटी वहां ज्यादा देर मत लगाना, तुम्हारे पिताजी परेशान होंगे। कोशिला ने कहा, नहीं माताजी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। शाम को दिल्ली में सर्दी बढ़ गई थी। कोशिला ने साड़ी के ऊपर गर्म हाफ कोट पहनकर गले में स्कार्फ
भी बांध लिया था। घर से निकलकर वो कॉलोनी के चौक में आकर रुक गई। एक खाली रक्षा लिया और उसे कहा CID के हेडक्वार्टर चलो। रक्षा चल पड़ा। मैंने कोशिला से कहा तुम्हारा मफलर मेरे चेहरे के आगे आ रहा है, इसे जरा पीछे कर लो। मैं ये भूल ही गया था कि वहाँ रिक्शा ड्राइवर भी है, वो मेरी आवाज सुन सकता है। चुनाचे ऐसा ही हुआ। रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शे के शोर में भी अपने पीछे एक मर्द की आवाज सुनी तो सर घुमाकर देखा कि रिक्शे में तो सिर्फ एक औरत सवार हुई थी। ये मर्द कहाँ से आकर बैठ गया। कोशिला बड़ी मोहतात थी, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। रिक्शे वाले को जब पीछे कोई मर्द बैठा नजर न आया तो वो यही समझा कि ये आवाज बाहर से आई होगी। इस दौरान कोशिला ने अपने मफलर को आगे से जरा सा हटा लिया था। रिक्शा काफी देर तक दिल्ली की सर्द शाम के धुंधलकों में रोशन रोशन सड़कों पर चलता रहा, फिर 1-2 मंजिला इमारत के अहाते में दाखिल हो गया। मफलर मेरे आगे से थोड़ा सा हट गया था और मुझे बाहर का मंजर नजर आने लगा था। गेट पर मुसल्ला संतरी पहरा दे रहा था। उसने रिक्शे को हाथ देकर रोक लिया। कोशिला ने चेहरा बाहर निकाल कर कहा, श्रीमान जी मैं कोशिला हूँ, भिंडारी जी की बेटी। संतरी कोशिला को पहचान कर गेट के आगे से हट गया। रिक्शे से उतरकर कोशिला उस तरफ चलने लगी जिस तरफ पहली बार उसका बाप उसे लेकर गया था। मैं अब इस सारे रास्ते को अच्छी तरह जहन में बिठाता जा रहा था। वो एक कमरे में दाखिल हो गई जहाँ एक सफेद बालों और नजर की ऐनकों वाला आदमी बैठा फाइल पर कुछ लिख रहा था। एक संतरी उसके पास ही खड़ा था। कोशिला ने जाते ही उसे नमस्कार किया। कोशिला बेटी तुम कैसे आ गई हो इस वक्त? भिंडारी जी तो एक जरूरी तफ्तीश के सिलसिले में नई दिल्ली गए हुए हैं। कोशिला ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, गुप्ता अंकल आपको याद है मैं कल यहाँ अपने अमृत बाजार पत्रिका वाले मजमून के सिलसिले में एक मुजरिम का इंटरव्यू लेने आई थी। वो बोला हाँ क्यों नहीं, याद है, मैंने ही तो तुम्हें उसकी इजाजत दी थी, कहो क्या बात है। कोशिला ने कहा, अंकल मुझे याद नहीं रहा, 1-2 जरूरी बातें उस मुजरिम से और पूछनी है, उनके बगैर इंटरव्यू गैर मुकम्मल रह जाएगा। मुझे सुबह पहली डाक में इंटरव्यू टाइप करके कलकत्ते भिजवाना है। मेरा ख्याल था पिताजी यहाँ पर मौजूद होंगे, वो मुझे मुजरिम से मिलाने ले जाएंगे। अब आप मुझे इजाजत दें कि मैं इसी मुजरिम से 2-3 बातें पूछ लूं जो बहुत जरूरी थी मगर मुझे पूछनी याद नहीं रही थी। ये गुप्ता कोई सुपरिंटेंडेंट वगैरह होगा। उसने थोड़ा तौक़ुफ़ किया फिर कहने लगा, कोई बात नहीं बेटी, मेरा संतरी तुम्हें उसके पास ले जाएगा, तुम वहां ज्यादा देर मत लगाना क्योंकि ये आदमी खास तौर पर बड़ा खतरनाक आतंकवादी है। कोशिला ने फौरन कहा, बिल्कुल नहीं अंकल, मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे, बस उससे सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं। गुप्ता अंकल ने अपने करीब खड़े संतरी की तरफ देखकर कहा, गंगाराम, भिंडारी जी की सुपुत्री को तहखाने में पाकिस्तानी कैदी की कोठरी में ले जाओ और खुद ही इसे लेकर मेरे कमरे में वापस आना। संतरी गंगादीन कोशिला को लेकर कमरे से बाहर आ गया। ये मालूम करके मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ कि कमांडो मंजर खालिद अभी तक दिल्ली के CIA के हेडक्वार्टर में ही था, वरना अगर उसे वहां से किसी दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता था। मैंने अपना छोटा सा सर ब्लाउज में से ऊपर कर लिया था और दफ्तर के उस रास्ते को गौर से देखता जा रहा था जहां से गुजरकर संतरी गंगाराम कोशिला को ले जा रहा था। वो दफ्तर के कमरों के दरमियान में जो राहदारी थी उस पर से होकर जा रहा था। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि सारे दफ्तर बंद थे और वहां कोई चपड़ासी या संतरी पहरे पर नहीं था। वो आखिर में जाकर बाएं जानिब मुड़ गया, जहां से सीढ़ियां शायद नीचे तहखाने को जाती थी। राहदारी जहां खत्म हो गई मगर आगे कोई दीवार नहीं थी, बल्कि सामने छोटा सा सहन था जहां बल्ब की रोशनी में दीवार के साथ एक ट्रक खड़ा था। ये पुलिस का ट्रक ही हो सकता था। जैसे ही संतरी सीढ़ियां उतरने लगा, कोशिला ने उसे रोक दिया और कहा, गंगादीन तुम यहीं ठहरो, मैं अकेले ही आतंकवादी से कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। संतरी गंगादीन कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन कोशिला ने उसके ऑफिसर गुप्ता से जो बातें की थी उसने सुन ली थी और उसे इल्म हो चुका था कि भिंडारी की बेटी किसी अखबार में मजमून छपवाने के लिए मुजरिम का इंटरव्यू लेना चाहती है। फिर भी वो बोला, बहन जी ये खतरनाक लोग होते हैं, आपका इससे अकेले मुलाकात करना ठीक नहीं है। कोशिला ने कहा, नीचे जो गार्ड संतरी दरवाजे पर है उसे खबरदार कर दो कि तुम फिक्र न करो, मैं पिताजी के साथ कल भी इस आदमी से मिल चुकी हूँ, 1-2 बातें पूछनी है, अभी वापस आ जाऊंगी। संतरी गंगादीन मजबूर सा होकर वहीं खड़ा रहा और बोला, जल्दी आ जाना बहन जी। कोशिला ने कहा, बस 1 मिनट में वापस आती हूँ। और वो तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगी। ये 15-20 सीढ़ियां थी, ईंटों की सीढ़ियां। आखिर में जाकर जहाँ तहखाने का दरवाजा था वहाँ एक धीमा सा बल्ब रोशन था, बाकी सीढ़ियों में से ज्यादा रोशनी नहीं थी। जब कोशिला आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो वहाँ जो संतरी पहरा दे रहा था वो अटेंशन हो गया। उसने कोशिला को पहचान लिया था। कहने लगा, बहन जी आप कैसे आई हैं? कोशिला ने उससे कहा, दरवाजा खोलो
खोलो, मुझे मुजरिम से एक जरूरी बात पूछनी है, पिताजी भी आ रहे हैं। गार्ड संतरी ने दरवाजा खोल दिया। इस दौरान मैं उसके कपड़ों से बाहर निकल आया था। उसने घबरा कर अपने सीने पर हाथ रख लिया ताकि मुझे संतरी की नजरों से छुपा सके। मैंने कहा, कोशिला, मेरा बाहर आना बहुत जरूरी है। मैंने जानबूझकर इंसानी आवाज में बात की थी। संतरी ने जब एक ऐसे आदमी की आवाज सुनी जो उसे वहां दिखाई नहीं दे रहा था तो वो घबरा गया। कोशिला भी घबरा गई। उसने हाथ पीछे कर लिया। वो समझी शायद मेरा बाहर आना बहुत जरूरी होगा। मैंने पहला काम ये किया कि कोशिला के ब्लाउज से निकलकर जमीन पर आते ही उसकी पिंडली पर बड़ी एहतियात से डस दिया। कोशिला ने जल्दी से अपना पांव पीछे किया और झुककर मुझे देखने लगी। जैसे ही वो झुकी वो गिर पड़ी। संतरी उसे उठाने के लिए झुका तो मैंने उछलकर उसकी गर्दन पर डस दिया। सांप अगर आदमी के पांव पर काटे तो उसके जहर का असर दिमाग तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर गर्दन पर काटे तो जहर का असर आदमी के दिमाग में बड़ी जल्दी पहुंच जाता है और आदमी पर फौरी असर करता है। गार्ड संतरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से काटा वो वहीं मुंह के बल कोशिला के ऊपर गिर पड़ा। गार्ड संतरी ने दरवाजे का अभी सिर्फ ताला ही खोला था, दरवाजा अभी बंद था। मैं 1-2 सेकंड के लिए एक तरफ होकर बैठ गया। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि कोशिला बेहोश है और गार्ड संतरी मर चुका है तो मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने लोहे के दरवाजे के दरमियान दोनों पटों के दरमियान सर डालकर जरा सा जोर लगाया तो दरवाजा खुल गया। इतना कि मैं आसानी से गुजर सकता था। मुझे बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ करना था। मैं तहखाने की कोठरी में दाखिल हो गया। कमांडो खालिद दीवार के साथ सिमट कर कंबल लपेटे बैठा था। उसका सर झुका हुआ था। मैंने जाते ही कहा, कमांडर खालिद, मैं आ गया हूँ, जल्दी से मेरे साथ यहाँ से निकल चलो। सीढ़ियों में गार्ड संतरी की लाश पड़ी है और एक संतरी जिंदा हालत में मौजूद है, मगर उसके पास राइफल नहीं है। कमांडो खालिद ने मेरी आवाज सुनी तो सर उठाकर इधर उधर देखने लगा। मैं रेंग कर उसके बिल्कुल सामने चला गया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, ये वक्त बातें करने का नहीं है, जल्दी से उठो और यहाँ से भाग चलो, जल्दी करो। कमांडो खालिद ने कंबल उतार कर एक तरफ फेंक दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था। उसने आहिस्ता से दरवाजे के एक पट को पीछे किया। दरवाजे की आवाज बुलंद हुई। ऊपर वाला संतरी यही समझा होगा कि भिंडारी की बेटी कोशिला वापस आ रही है या अभी अंदर गई है। कमांडो खालिद ने सीढ़ियों में एक औरत और गार्ड संतरी की लाशें देखी तो सब कुछ समझ गया कि ये काम मैंने ही किया है। मैंने कहा, एक संतरी ऊपर खड़ा है, तुम यहीं ठहरो। जब मैं मुंह से सांप की सीटी की आवाज निकालूं तो तुम ऊपर आ जाना। ये कहकर मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आ गया। बाहर वाला संतरी बेचैनी से सीढ़ियों के आगे टहल रहा था और बीड़ी पी रहा था। वहां अंधेरा सा था। सिर्फ कॉरिडोर में कुछ फासले पर एक बल्ब रोशन था जिसकी रोशनी यहां तक पहुंचते पहुंचते अंधेरे में जज्ब हो रही थी। मैं एक तरफ से होकर उसकी तरफ बढ़ा। मैं छोटा सा भूरे रंग का सांप था। मैं उसे नजर नहीं आ सकता था। मैंने देख लिया था कि मुझे कहां हमला करना है। जैसे ही वो टहलते हुए वापस होने लगा मैंने उछलकर उसकी कलाई पर डस दिया। संतरी ने घबराकर अपना हाथ जोर से झटका, लेकिन ये उसके जिस्म की आखिरी हरकत थी। मेरे जहर का कोई इलाज नहीं था। ये बड़ा मोहलक जहर था। संतरी एक तरफ झुका और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मैं तेजी से सीढ़ियों में उतर गया और कमांडो खालिद से कहा, कमांडर ऊपर आ जाओ। वो मुझसे पहले ऊपर आ गया। मैं सीढ़ियां रेंग कर चढ़ रहा था। मैंने कहा, मुझे उठा लो। उसने मुझे उठा लिया। मैंने कहा, सामने अहाते में जो ट्रक खड़ा है उस तरफ भाग चलो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।